आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे सामाजिक ज्ञान के जो राजनीति शास्त्र है उसका चैप्टर 7। चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे जो चैप्टर नेम है इसका, वो नेम है इसका लोकतंत्र की चुनौतियां। और आज ये हमारा राजनीति शास्त्र का लास्ट चैप्टर है और ये पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में है। ठीक है, तो चलिए अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं राजनीति शास्त्र का जो चैप्टर 7 है उसका। इसमें कल हमने लोकतंत्र के परिणाम के बारे में अध्ययन किया था चैप्टर 6 में, तो उसी से ये संबंधित है। इसमें हमको चुनौतियों के बारे में पढ़ना है। आखिर लोकतंत्र में क्या क्या चुनौतियां होती हैं और किस किस कारण से होती हैं, उनको सुधारने के लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं और क्या क्या कार्य कर सकते हैं, किस तरह की चुनौतियां होती हैं लोकतंत्र में, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अध्ययन करते हैं, चलते हैं अपनी क्लास पर। ये चैप्टर कुछ छोटा है, ठीक है। तो पहला प्रश्न इसमें है, अध्ययन करते हैं, लोकतंत्र में चुनौती का अर्थ क्या है। सबसे पहला प्रश्न हमसे ये पूछा गया है कि क्योंकि चैप्टर का नाम ही है लोकतंत्र में चुनौतियां, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकतंत्र में आखिर चुनौती का अर्थ होता क्या है, क्यों चुनौती इसको बोला जाता है, लोकतंत्र में क्यों चुनौतियां आती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र के अनुसार उन समस्याओं को चुनौती बोला जाता है जो अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, लोकतंत्र के अनुसार उन समस्याओं को चुनौती कहा जाता है जो अधिक महत्वपूर्ण होती हैं और जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। उन समस्याओं को दूर करके हम लोकतंत्र को और अधिक आदर्श बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उन समस्याओं को दूर करके लोकतंत्र को और अधिक क्या बना सकते हैं, एक आदर्शपूर्ण बना सकते। वैसे भी लोकतंत्र जो हमारा है वो तो अच्छा है ही, लेकिन हम उसको और उन समस्याओं को दूर करके उसे और अच्छा, अधिक अच्छा बनाने का प्रयास करें, आदर्श बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये था लोकतंत्र की चुनौतियों का अर्थ। अब दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौती है। पहला प्रश्न ये था कि लोकतंत्र में क्या चुनौतियां होती हैं, और दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हमारे भारत में, ठीक है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो अगर भारत की बात करें तो देखिए, संसार में जो सबसे अगर बड़ा लोकतंत्र है वो भारत का ही है। ठीक है, संसार में जो सबसे बड़ा अगर कहीं का लोकतंत्र है तो भारतीय लोकतंत्र ही है। ठीक है, क्योंकि सबसे लोग जो होते हैं यहाँ पर ज़्यादा मतदान करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग भारत में ही मतदान करते हैं, परंतु इसके सामने भी जातिवाद, सांप्रदायिकता, ठीक है, और क्या निर्धनता, क्षेत्रवाद, सामाजिक और आर्थिक असमानता नामक चुनौतियां खड़ी हैं। ठीक है, तो देखिए इसके सामने क्या क्या है। तो इसके सामने एक तो पहला हमारा जातिवादी, दूसरा है सांप्रदायिकता। ठीक है, दूसरा क्या है, सांप्रदायिकता। ठीक है, तीसरा है निर्धनता और चौथा है क्षेत्रवाद, पांचवा है सामाजिक और आर्थिक असमानता। ठीक है, ये जो चुनौतियां हैं ये भारतीय लोकतंत्र के समक्ष खड़ी हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी चुनौतियां खड़ी हैं, तो ये मेन चुनौतियां हैं जातिवादी, सांप्रदायिकता, निर्धनता, क्षेत्रवाद, सामाजिक, आर्थिक असमानता। अगले वहीं पे क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है, पूछा गया है कि राजनीतिक सुधार किसे कहते हैं। क्या कोई एक सुनिश्चित सुधारों की सूची बनाई जा सकती है, मतलब राजनीतिक सुधार कहते किसे हैं। ठीक है, क्या कोई एक सुनिश्चित सुधारों की सूची बनाई जा सकती है। तो बात करते हैं लोकतंत्र की जो विभिन्न चुनौतियां हैं, चुनौतियों के विषय में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार कहे जाते हैं। राजनीतिक सुधारों की कोई एक सुनिश्चित सूची तैयार करना संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे करना लिख लीजिएगा, तैयार करना संभव नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि विभिन्न देशों में विभिन्न लोगों की अपनी समस्याएं होती हैं। यह तो बिल्कुल उसी प्रकार है
कि जैसे किसी कार की गड़बड़ी के बारे में जाने बिना उसे ठीक करने का तरीका बताना कठिन है। ठीक है, ये उसी प्रकार से बोला गया है, जैसे अगर कार में गड़बड़ी हो जाती है तो उसके बारे में बिना जाने उसे ठीक करने का तरीका बताना, यही इससे संबंधित है राजनीतिक सुधार से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या कानून मात्र से लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार लाए जा सकते हैं? तो हमें बताना है, क्या अगर कानून ही है केवल, तो कानून से ही क्या हम लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार ला सकते हैं? तो देखिए अगर कानून की अगर बात करें तो अच्छे कानून लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए अच्छा वातावरण तैयार करते हैं। अच्छे कानून जो होते हैं वो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए अच्छा वातावरण तैयार करते हैं, परंतु केवल कानूनों से सुधारों की संभावना करना बिल्कुल सही नहीं होगा। नियम कानूनों में परिवर्तन करने से लोकतंत्र में परिवर्तन नहीं आ सकता। जैसे किसी खेल के नियमों में परिवर्तन करने से खेल में परिवर्तन नहीं आ सकता। परिवर्तन तो खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों व प्रशासकों में भी करना होगा। ठीक है, परिवर्तन तो कहाँ कहाँ करना होगा? खिलाड़ियों में, प्रशिक्षकों में और प्रशासकों में भी करना होगा। तो इस तरह से कानून मात्र से केवल लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार नहीं लाए जा सकते। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के सुधार हेतु कोई 2 सुधार बताइए। किस प्रकार से हम राजनीतिक दल से सुधार कर सकते हैं, उन सुधारों को आपको लिखना है। तो देखिए अगर बात करें राजनीतिक दलों के सुधार हेतु निम्नलिखित सुधार किए जा सकते हैं। पहला है हमारा, प्रत्येक राजनीतिक दल के वित्तीय लेखा जोखा को सार्वजनिक कर दिया जाए। इस प्रकार से सुधार किया जा सकता है। इसका लेखा सरकारी ऑडिटरों से कराया जाना चाहिए। दूसरी चीज, चुनाव का जो खर्च है वो सरकार को उठाना चाहिए। ठीक है, चुनाव का खर्च सरकार को उठाना चाहिए। पार्टियों के चुनावी खर्च के लिए सरकार को कुछ राशि अवश्य देनी चाहिए। नागरिकों को भी दलों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चंदा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा वह चंदा जो हो वो आयकर से मुक्त हो। वो चंदा ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई आयकर शामिल ना हो। ठीक है, चलिए वहीं पे अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र में राजनेताओं को सुधारने के लिए किन किन बातों पर प्रकाश डाला जा सकता है? तो लोकतंत्र में राजनेताओं को सुधारने के लिए किन किन बातों पर प्रकाश डाला जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो राजनेताओं को सुधारने के लिए निम्नलिखित बातों पर प्रकाश डाला जा सकता है। पहला, राजनेता ईमानदारी से अपना उत्तरदायित्व निभाने वाले होने चाहिए। जो राजनेता होने चाहिए वो ईमानदारी से अपना उत्तरदायित्व निभाए हुए ऐसे होने चाहिए। दूसरी चीज अगर बात करें तो राजनीति को व्यवसाय न समझकर सेवा समझे। ठीक है, राजनीति को व्यवसाय न समझकर उसे सेवा समझना चाहिए। तीसरी बात अगर करें तो राजनीति में प्रवेश करने से पहले अपने वित्तीय संसाधनों का ब्यौरा दें। ठीक है, राजनीति में प्रवेश करने से पहले अपने वित्तीय संसाधनों का ब्यौरा दें। चौथी चीज अगर यहाँ पे बात करेंगे तो उन्हें संविधान, कानून तथा राजनीतिक मामलों की जानकारी होनी चाहिए। पांचवी अगर बात करें तो जन साधारण के साथ उनका सदा सीधा संपर्क रहना चाहिए। अगर वहीं पे 6 नंबर की बात करेंगे तो संकीर्ण राजनीति में ना घुसे बल्कि राष्ट्रीय विचारों से प्रेरित हों। ठीक है, संकीर्ण जो राजनीति है उसमें नहीं घुसना चाहिए बल्कि हमें राष्ट्रीय विचारों से प्रेरित होना चाहिए। अगले पॉइंट की बात करें तो उन्हें धर्म, जाति, वर्ग आदि के आधार पर राजनीति करने की आदत नहीं होनी चाहिए। धर्म के अनुसार, जाति के अनुसार और वर्ग के अनुसार हम क्या करना चाहिए, उन्हें राजनीति करने की आदत नहीं होनी चाहिए। मतलब 8 पॉइंट की अगर बात करेंगे तो 8 पॉइंट है हमें उन्हें लोकमत
प्रति सदैव सजग रहने की आदत होना चाहिए। उन्हें लोकमत के प्रति, ठीक है, उन्हें लोकमत के प्रति सदैव सजग रहने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे टोटल 8 क्वेश्चन जो थे हमारे। आगे हम बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा क्या है। पहला लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है कि लोकतंत्र की चुनौतियों पर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, समझाइए। तो देखिए अगर बात करेंगे पहले की पॉइंट की, तो सैद्धांतिक रूप से, ठीक है, सैद्धांतिक यहाँ पे सही कर लीजिएगा, सैद्धांतिक, यहाँ पे ना काट दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, ये जो ना बना हुआ है इसको कट कर दीजिएगा और नीचे लगा दीजिएगा, इस तरह से धाधनुष लगा दीजिएगा। सैद्धांतिक रूप से सुधार मुख्यतः राजनीतिक दलों के द्वारा ही लाए जाने चाहिए। पहला, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लोकतंत्र की चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज, जनादेश के अनुसार समुचित संवैधानिक आधार अपनाया जाना चाहिए। अगले पॉइंट की अगर बात कर लें तो अगला पॉइंट है कि पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा प्रशासन में लोगों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। वहीं पे चौथे पॉइंट की बात करें तो सामाजिक जरूरतों के अनुसार नियमों में समय समय पर बदलाव करना चाहिए। सामाजिक जरूरतों के अनुसार नियमों में समय समय पे हमें क्या करना चाहिए, बदलाव करना। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र की चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो पहली चुनौती ये है कि बुनियादी चुनौती। बुनियादी चुनौती क्या है, तो जहां लोकतंत्र नहीं है वहां इसे स्थापित करना चाहिए, ये एक हो गई बुनियादी चुनौती। दूसरी चुनौती विस्तार की चुनौती, सभी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों को लागू करना, ठीक है, ये हो गई विस्तार चुनौती। तीसरी, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती, लोकतंत्र में जनता और संस्थाओं को सशक्त करना ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती हो गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 3, लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है। अगर हम लोकतंत्र को मजबूत करने के उपाय के बारे में पढ़ें तो लोकतांत्रिक संस्थाओं और उनकी कार्य पद्धतियों को मजबूत बनाना चाहिए। दूसरा, लोगों द्वारा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, लोगों की भागीदारी में भी वृद्धि करना चाहिए। चौथी चीज, सरकारी फैसलों में पारदर्शिता होनी चाहिए। इस तरह से लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है। अगर वहीं पे अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है अच्छे लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होती हैं। तो अच्छे लोकतंत्र क्या होता है, अच्छा जो लोकतंत्र होता है वो धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। दूसरी चीज, एक निश्चित कार्यकाल के बाद चुनाव वहां पर संपन्न होते हैं। तीसरी चीज, एक से अधिक दल वहां पे उपलब्ध होते हैं। और चौथी चीज कि स्वतंत्र और वहां पे निष्पक्ष न्यायपालिका होती है, ठीक है। ये एक अच्छे लोकतंत्र की विशेषता हो गई। अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया है शिकायतों को लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण किस प्रकार माना जाता है। तो अगर हम बात करें शिकायतों को लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण इस प्रकार से माना, जिसे हम पीछे पढ़ भी चुके थे, तो शिकायत के द्वारा सरकार की निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है वो अच्छी हो जाती है, इसलिए शिकायतों को लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण माना जाता है। दूसरी चीज, इससे विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता सशक्त होती है और लोकतंत्र में सुधार भी होता है। तीसरी चीज, शिकायतों द्वारा नागरिक सजग हैं, ये भी हमें ज्ञात होता है, ठीक है। अगर शिकायत नागरिक करते हैं इसका मतलब नागरिक क्या है, सजग होते हैं, इसका ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें तो सबसे बढ़िया कानून कौन से हैं, भारत से उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो सबसे बढ़िया कानून वे हैं जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं, जानकार बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण दे, ठीक है, वही सबसे बढ़िया कानून है।
का सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि जाति प्रथा के दोष बताइए। क्या जाति प्रथा के दोष कौन कौन से होते हैं? तो पहला दोष जो जाति प्रथा का होता है वो होता है आपसी ईर्ष्या और द्वेष। आपसी ईर्ष्या और द्वेष जो है ये जाति प्रथा का दोष है, पहला दोष। दूसरा, व्यक्तिगत उन्नति के मार्ग में बाधा भी डालता है। तीसरी चीज, राष्ट्रीयता के मार्ग में भी बाधा उत्पन्न करता है। और चौथी चीज कि ये छुआछूत को भी जन्म देता है। ये चारों चीजें नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से जाति प्रथा जो दोष होता है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, अब हम अगले अति लघुत्तरी प्रश्न, पहला अति लघुत्तरी जो प्रश्न है हमारा, इसमें पूछा गया है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को क्या कहते हैं? तो देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को लोकतंत्र की चुनौतियां कहते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक लोकतंत्र के समक्ष किसकी मुख्य चुनौती होती है? तो देखिए, प्रत्येक लोकतंत्र के समक्ष विस्तार की जो चुनौती होती है वो मुख्य चुनौती होती है। प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे तो लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा कानून श्रेष्ठतम है? तो ये जो कानून था ये सूचना का अधिकार था, 2005 में लाया गया था। ठीक है, तो ये जो एक्ट लाया गया था ये लोगों को सशक्त और कानून बनाता है, श्रेष्ठतम कानून बनाता है, सूचना का अधिकार 2005 आरटीआई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं राजनीतिक सुधार की। तो राजनीतिक सुधार पूछा गया है कि राजनीतिक सुधार का मीन्स क्या है? तो राजनीतिक सुधार की बात करेंगे, किसे कहते हैं? तो लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे जो अति लघुत्तरी क्वेश्चन थे वो भी फिनिश होते हैं। हम बहुविकल्पिक प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो पहला बहुविकल्पी जो प्रश्न होगा हमारा वो क्या है? पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, लिखा हुआ है निम्न में से कौन लोकतंत्र के विस्तार के लिए चुनौती है? तो जो लोकतंत्र के विस्तार के लिए चुनौती है वो कौन सा है? तो वो है स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति देना। ठीक है, स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति देना लोकतंत्र के विस्तार के लिए चुनौती है। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रत्येक स्थापित लोकतंत्र के समक्ष होती हैं कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं? विस्तार चुनौती, लोकतंत्र मजबूत करने की चुनौती, बुनियादी आधार बनाने की चुनौती, तानाशाही की चुनौती। तो देखिए, प्रत्येक जो स्थापित लोकतंत्र के समक्ष सबसे पहली चुनौती होती है विस्तार की चुनौती। ठीक है, यहीं पे हम अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है लोगों को, यहाँ पे पूछा गया है लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो वो है सूचना का अधिकार 2005। ठीक है, आगे हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा तरीका किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार लाने के लिए सबसे बढ़िया है, बेहतर है? पहला है कानूनी परिवर्तन, दूसरा है संवैधानिक परिवर्तन, तीसरा है लोगों का सशक्तिकरण और चौथा है सुधारों के लिए कानून बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे ऑप्शन सही ऑप्शन होगा वो होगा लोगों का सशक्तिकरण। राजनीतिक सुधार के लिए लोगों को सशक्तिकरण होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी स्थिति एक अच्छे लोकतंत्र के लिए अपेक्षित है? निम्न में से कौन सी स्थिति एक अच्छे लोकतंत्र के लिए अपेक्षित है? तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और यही जो आज की क्लास होगी हमारी वो फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, पहला ऑप्शन है लिंग, जाति, धर्म पर आधारित भेदभाव को समाप्त करना। दूसरी चीज, सभी मुख्य निर्णय शासक लेते हैं। तीसरी चीज, शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं। और चौथी चीज, वोट देने का अधिकार प्रदान करना। तो देखिए, लोकतंत्र के लिए जो अपेक्षित है स्थिति एक अच्छे लोकतंत्र के लिए वो यही होना चाहिए कि वोट देने का अधिकार सभी को प्रदान होना चाहिए। तो यही इसका होगा राइट ऑप्शन।
4th नंबर, ठीक है। तो चलिए हमारी जो क्लास थी वो फिनिश होती है और राजनीति शास्त्र का जो चैप्टर 7 है वो भी कंप्लीट होता है। पूरी राजनीति जो शास्त्र वो कंप्लीट हो चुकी है। अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे अर्थशास्त्र का, ठीक है। तो यहीं से हमारी जो राजनीति शास्त्र फिनिश होती है, इतिहास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, भूगोल हमारी कंप्लीट हो चुकी है और राजनीति शास्त्र भी आज से कंप्लीट हो गई और बची हमारी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का जो पहला चैप्टर है वो है विकास, डेवलपमेंट, ठीक है। तो हम अगली क्लास में डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि विकास होता क्या है। तो चलिए यहीं से हमारी आज की क्लास होती है फिनिश।